नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य से। साथियों, जो आज मैथ्स की जो श्रृंखला है, इसमें हमने बीजगणित और संख्या पद्धति दोनों के प्रश्नों का अच्छा समावेश किया है। कह सकते हैं ज़्यादा आसान भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है। तो साथियों, बात करते हैं सीधे प्रश्नों के साथ। तो जो आज का पहला सवाल होगा वो होगा 216 के विषम भाजकों का योग क्या है। हमने भाजकों के बारे में, उनके गुणनखंडों की, भाजकों की संख्या के बारे में और योगों के बारे में, दोनों के बारे में बातें की हैं पिछली वीडियो में, तो आप जरूर देखिएगा। तो फिर भी हम इसमें बात करते हैं कि आपको कैसे पता करना है। तो सबसे पहले हम 216 के क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 216 के अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है दोस्तों, सबसे पहले लिखें और 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहला यही है। ठीक है, फिर 2 से दोबारा डिवाइड करेंगे, जब तक जाएगा तब तक करेंगे। 2 से 54 बार जाएगा, फिर 2 से कितनी बार जाएगा, 27 बार जाएगा। और अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से करिए, और 3 से जाएगा, और 3 से तब तक करते रहिए जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 ना तो आपका अभाज्य और ना ही भाज्य है, तो इसे नहीं लिखेंगे। ये कह रहा है कि भाई हमें विषम भाजकों का योग चाहिए। तो हमारे पास विषम भाजक 3 है, और 3 की पावर कितनी है दोस्तों, 3 की पावर 3। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए हमने योग बताया था कि भैया जो पावर है, पावर तक 3 की पावर 0 से शुरुआत करके पहला गुणनखंड है ये 3 का, प्लस 3 की पावर 1 ये दूसरा मिलेगा, इसमें 3 की पावर 2 ये तीसरा मिलेगा, और 3 की पावर 3 ये 3 से डिवाइड होने वाले सभी गुणन। ठीक है, चलिए अब इनको जोड़ लीजिए। यहां से तो बनेगी 1, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, फिर इसकी वैल्यू 9, और ऐसे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। सबको जोड़ दीजिए, जोड़ के कितना आना है 40। तो योग कितना आ गया 40। कैसे पता चला, 3 और 27 30, 9 और 1 10 10। ठीक है, 10 और 30 क्या हो गया 40। तो जवाब क्या हो गया इसका 40। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है किसी संख्या को 4 तथा 5 से लगातार भाग करने पर क्रम से 2 व 3 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेंगे। ठीक है, हमने हालांकि ये प्रश्न कराया नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आपको इसमें कोई समस्या नहीं आने वाली। हम इसको यहीं पर सही से समझाने की कोशिश करेंगे। जब भी आपसे लगातार भाग करने की बात करता है तो आप इस प्रकार से 2 खंबे खींचिएगा। ठीक है, और इसके 2 फैक्टर, 2 खंबे इधर से खींचो, मतलब जितनी संख्याओं से भाग करने के लिए कहता है इधर से उतने ही खंबे खींचने। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पहला जो भाजक है वो 4 है, तो इधर लिखेंगे भाजक, दिमाग में सेट कर लेना। ये डायग्राम आपको बनना ही चाहिए, इसी डायग्राम को फॉलो करना है। और इधर जो लिखेंगे दोस्तों, इधर लिखेंगे शेषफल। ठीक है, 4 से भाग करने पर शेष क्या बच रहा था 2। 4 से भाग करने पर शेष बच रहा था 2, तो 4 के सामने 2 शेष लिख देंगे। 5 से भाग करने पर शेष बच रहा है 3, तो 3 लिख देंगे। जब यहां किसी प्रकार का भागफल नहीं दिया होता है तो हम अपनी तरफ से 1 मानेंगे। कहां मानेंगे, नीचे, और ये बन गया आपका भागफल। ठीक है, कि भैया हमने मान लिया हमारा अंतिम भागफल क्या है, 1 है, किसी संख्या में डिवाइड करने से। अब आपको पता है कि जो भाजक है भागफल के साथ क्या लगाता है, गुणा। तो इधर से तो लगाएंगे गुणा, और प्लस क्या होता है शेष, तो इधर करेंगे प्लस। ठीक है, इधर से लगाएंगे गुणा, इधर कर देंगे प्लस। 5 एकम 5 और 3 कितना बन गया 8। इधर से लगाएंगे गुना, इधर करेंगे प्लस, तो 4 ही 8 32, और 2 कितना बन गया 34। ठीक है दोस्तों, ये आपकी आ गई संख्या, और आपको ऐसे ही करना है इस प्रश्न को। ठीक है, आसानी से हो जाएगा। इन प्रश्नों को ऐसे ही करना है, आसानी से हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि जो हमारी संख्या है, अब इस संख्या को जो हम भाजक पहले 4 और 5 से भाग कर रहे थे, इनका क्रम उलट दो। मतलब अब के पहले 5 से करो और फिर किससे करना है 4 से, तब शेष के आएंगे। तो लगाइए भाग। ठीक है, तो हम कहेंगे 5 से कितनी बार जा रहा है 6 बार, और शेष इधर ही रखना है। शेष इधर ही रखेंगे तो कितना बचेगा 4। 4 से भाग जाएगा 1 बार, और कितना बचेगा 2। तो पहला 4 है, दूसरा 2 है, तो शेष क्या बचेंगे 4, 2 सही। तो ये प्रश्न ऐसे ही करना है, ज्यादा टफ नहीं है। आने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। एक व्यक्ति ने 100 रुपए अपने मित्रों में बराबर बराबर बांटे। यदि उसके 5 मित्र अधिक हो तो प्रत्येक को 1 रुपया कम मिलता है। उसके कितने मित्र? बनाइए, इसका जवाब क्या आने वाला है। चलिए
तो बात कर लें इसके जवाब की, तो ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे कितने रुपए बांटने, 100 रुपए, है ना, और ये कह रहा है मित्रों में बांटने, तो मैंने मान लिया मित्र जो है एन है, ठीक है, मित्र क्या है, एन। जब एन को, एन में 100 रुपयों को बांटते हैं तो कुछ रुपए मिलेंगे, और ये कह रहा है यदि 5 मित्र और अधिक हो जाएं, मतलब n+5 हो जाएं तो रुपए कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे, वो एक कम रुपया मिलेगा। कितना रुपया कम मिलेगा, एक का अंतर है, ठीक है। चलिए अब क्या करोगे, क्या इसे सॉल्व करोगे, नहीं, आप क्या करोगे, यहां से ऑप्शन से देखोगे। हम देखेंगे 100 से कौन सी संख्या पूरी पूरी 100 को डिवाइड करती है, तो 100 को पूरी पूरी 36 करती है, नहीं करती है, अभी छोड़ लेंगे। 35 करती है, नहीं करती है, ठीक है। 20 चेक कर लेते हैं, क्योंकि 25 में 5 जोड़ेंगे तो 100 डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो हम 20 पे काम करके देखते हैं, 20। तो अगर मैं n की वैल्यू 20 मान लेता हूं और 20 से भाग लगा के देखो, 20 से कितनी बार जा रहा है, 5 बार, और 20 में 5 जुड़ गए तो कितने हो गए, 20 से कितनी बार जा रहा है, 4 बार। क्या इन दोनों का अंतर एक है, बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पहले 5 मिल रहा था प्रत्येक व्यक्ति को, अब 4 मिल रहा है, तो दोनों प्रत्येक को एक कम मिल रहा है, तो जवाब क्या हो गया आपका, 20 ही सही है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवालों को आप ऑप्शन से करिएगा, ज्यादा एक्स वैक्स के चक्कर में ना पड़ेंगे, ठीक है। चलिए 221 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का दोगुना, दूसरे भाग का तिगुना, तीसरे भाग का 4 गुना परस्पर बराबर है, तो छोटा भाग ज्ञात कीजिए, ठीक है। बड़ा आसान सवाल है। मैंने भागों को मान लिया ए बी सी, मैंने भागों को मान लिया ए बी और सी, 3 भाग कर रहा है, ये 3 भाग कर रहा है। ये कह रहा है पहले भाग का दोगुना, तो पहला भाग ए है, 2 गुना कर दिया, दूसरे भाग का 3 गुना, 3 गुना कर दिया, और तीसरे भाग का 4 गुना, 4 कर दिया। और ये कह रहा है सभी आपस में बराबर हैं, तो बराबर कर दिए, ठीक है जी। यहां तक कोई समस्या। अब मुझे यहां से एबीसी का अनुपात चाहिए दोस्तों। किसका अनुपात चाहिए, एबीसी का। अगर एबीसी का अनुपात चाहिए तो मुझे अगर ए की वैल्यू पता करनी है, तो ए वाली वैल्यू छिपा लो, जो बच गई उसकी गुणा लगा दो, 4 तिया 12 है, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चलिए दूसरी बात क्या देख लेते हैं। अब कह रहा है हमें बी की चाहिए, तो बी वाला छिपा लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहां से 8 आ जाएगा। सी छिपा लो, 2 तिया 6, कोई दिक्कत है, सी को छिपाओ, जो बच गए नंबर उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। यहां तक क्लियर है। चलिए ये काश 2 से कट जाएगा, तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ओरिजिनल आपका रेशो ये है, वास्तविक रेशो। और ये अगर तीनों संख्याएं हैं, 3 भाग हैं, और तीनों को अगर मैं जोड़ दूं, तो तीनों का जोड़ कितना है, 13 है। लेकिन तीनों का जोड़ कितना दिया है, 221, तो तीनों का जोड़ दिया है 221, तो 13 की वैल्यू है 221। तो 13 से कितनी बार, 13 कम 13, और 13 सत्ते 91, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 17, और हमारा सबसे छोटा भाग कौन सा है, 3, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 में ही ये 17 की मल्टीप्लाई लगा, तो कितना आ जाएगा, 17 3 51। तो आपका जो जवाब आने वाला है साथियों, वो आने वाला है 51। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भाग भोजन में, 1/5 भाग घर के किराए में, 1/4 भाग स्वास्थ्य में, और 1/7 भाग वस्त्रों में खर्च करता है। यदि उसके पास शेष 15,500 बचे, तो व्यक्ति की आय क्या है, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। आप करोगे क्या, पहले जो इनका खर्चा दे रखा है, जैसे 1/3, 1/2, 1/5, तो मैं ये लिख देता हूं, खर्च जो है 1/3 है, 1/5 है, 1/4 है, और 1/7 है। जो नीचे वाली संख्याएं इनका ले लो एलसीएम, 5 चौक 20, 7 या 21, 21 दूनी 42, 420। और मैंने मान लिया कि ये क्या है, हमारी कुल आय है। ये क्या है, हमारी कुल आय है। कुल आय का 1/3 खर्च किया, तो खर्च निकाल लो अब यहां से कि भैया क्या कितना कितना खर्च किया है, वो निकाल लो। 1/3 किया तो 14 इतनी 42, तो यहां से बनेगा 140 रुपए का खर्चा, ठीक है। 1/5 इसका निकालेंगे, तो हम कहेंगे 8 ही पंजे 40, और 8 5 5 चौक 20। देखो 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20, 1/5 गुणा लगा रहा है।
1/4 करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, इतना खर्च किया है। 1/7 लगाएंगे तो 7 से का डिवाइड जाएगा, 7 6 42, तो टोटल खर्च ये है। ठीक है, टोटल खर्चा जो किया है यहां पर चीजों पर ये खर्च किया है। अब टोटल खर्च को जोड़ लो, 4 5 9, 6 और 8 14 और 4 18, 1 और 1 2 और 1 3। ये कह रहा है जो खर्च हुआ है कुल, कुल खर्च है आपका, कुल खर्च है आपका 389। ठीक है, अगर 389 इस आय में से खर्च किया है तो ये कह रहा है कि भाई हमारी आय टोटल कितनी थी, 420। ठीक है, 420 में से 389 खर्च किया तो बचा कितना, तो भाई यहां से घटाओगे 1 और यहां से घटाओगे 11 में से 8 गए तो 3, तो ये क्या बच गई आपकी बचत, ये आपकी बचत है दोस्तों। ठीक है, और ये आपकी बचत बता रखी है 15,500, तो इसकी वैल्यू है 15,500। ठीक है, इसमें कितने बार भाग लग रहा है, तो इसमें भाग लग रहा है 500 बार, मतलब एक की वैल्यू आ गई 500 दोस्तों, कितनी आ गई है 500। क्लियर है, एक की वैल्यू कितनी आ गई है 500, ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, यहां पर एक की वैल्यू आ गई है 500, ऊपर लिख देता हूं, एक की वैल्यू 500। ठीक है, जब एक की वैल्यू आ जाती है तो इसकी गुणा वहां लगाते हैं जहां चीजें पूछी जा रही है, तो ये कह रहा है व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, और व्यक्ति की आय हमारी कितनी है 420, तो आय बराबर आ जाएगी 420 गुणा में 500 बराबर कितना हो जाएगा, 2,10,000 क्या आ जाएगा जवाब। ठीक है, तो आंसर क्या सही हो जाएगा, 2,10,000, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, बी। चलिए, 2000 के धनात्मक गुणनखंडों की कुल संख्या बतानी है, मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या उसी प्रकार से। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या हमने बताई थी, क्या बताई थी, गुणनखंडों की संख्या क्या थी, तो गुणनखंडों की संख्या थी घात में प्लस 1 कर लो, और ऐसे ही घात में प्लस 1 तब तक करेंगे जब तक हमारे अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और घात किसकी होगी, तो मैंने बताया घात होगी अभाज्य। ठीक है कि नहीं, है ना। अब 2000 के देख लो, तो 2000 को पहले इसके प्राइम फैक्टर निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो, 5 से डिवाइड कर लो पहले सीधे सीधे, तो हम कहेंगे 5 चौक 20, डबल जीरो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 अट्ठे 40, 5 से डिवाइड कर लो, 16 पंजे 80 होता है। अब 2 से डिवाइड कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 से 4, 2 से 2 और 2 से 1। ठीक, अब इसने कहा है गुणनखंडों की संख्या, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, 5 की पावर कितनी है 3, और 2 की पावर कितनी है 4। ठीक है, तो गुणनखंडों की संख्या पता करनी है, तो हमने कहा है घात कितनी है, यहाँ 4 और घात में प्लस 1 होगा, यहाँ घात कितनी है 3, तो घात में प्लस 1, तो हम करेंगे भैया यहां से आप इनकी गुणा लगा के सोल्व कर दीजिए, तो इसमें प्लस 1 कीजिए 4 गुना, इसमें प्लस 1 कीजिए 5 बराबर कितना हो जाएगा 20, तो गुणनखंडों की संख्या क्या होने वाली है आपकी 20, इसका क्या होगा सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। यदि a बराबर 544, बी बराबर सॉरी a बराबर 5 की पावर 444, बी बराबर 4 की पावर 660 है, तो a प्लस बी के इकाई का अंक योग, a प्लस बी को जोड़ के इकाई का अंक क्या होगा। जब भी आप इकाई के अंक की बात करते हो, इकाई अंक, तो मैं बात करता हूं इकाई अंक की, 5 की घात कुछ भी है, ठीक है, 5 की घात कुछ भी है, मैं लिख देता हूं 5 की घात कुछ भी हो, इकाई अंक जो होगा स्वयं होगा 5 ही होगा। ठीक है, 5 की घात कुछ भी हो, कैसे चेक करके देख लो एक बार, 5 की पावर 1 है तो 5, 5 की पावर 2 है तो 25 में इकाई का अंक 5, 5 की पावर 3 है तो 125 में इकाई का अंक 5, तो ऐसे ही चलता चला जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 4 की बात लिख लो, 4 की जो घात, घात क्या है सम, घात क्या है सम, तो इकाई अंक जो होगा
इकाई अंक बनेगा आपका 6, ठीक है। और 4 की जो घात है विषम है, घात कैसी है, विषम, तो इकाई अंक बन जाएगा स्वयं, इकाई अंक क्या बनेगा, 4 ही बन जाएगा, ठीक है। कैसे समझे, कैसे समझे, तो समझो एक बार कि भाई मैंने कहा 4 की पावर 1 बराबर 4, 4 की पावर 2 बराबर 16, 16 में इकाई का अंक 6 आ जाता है। 4 की 3 है तो 64 बनेगा, इकाई का अंक पुनः 4 आ जाएगा, 4 की 4 बनेगा तो फिर 256 बनेगा, और फिर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब 4 6 4 6, 4 कब आता है, पावर विषम होती है, 6 कब आता है, पावर सम होती है। तो अब हमें इसी में सॉल्व करना है कि भाई अगर 5 की पावर कुछ भी है, इकाई का अंक क्या आएगा, 5, और 4 की पावर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा, 6, टोटल क्या बन गया, 11, 11 बनने पर इकाई का अंक क्या बन रहा है, 1, तो ऑप्शन 1 भी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दिया जाए तो 4/5 प्राप्त होता है भिन्न। यदि अंश और हर दोनों से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 आ जाता है। तो आप भिन्न ज्ञात कीजिए, बड़ा ही सिंपल है ना। कैसे सिंपल है, आप इन भिन्न को ही उठा लो, 7/9 को उठा के चेक कर लो एक बार, 7/9, 1 जोड़ दीजिए, नीचे भी 1 जोड़ दीजिए, बराबर 8/10 बना, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इसमें पहली कंडीशन सेट हो गई, तो इसका मतलब है थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना। दूसरा, दोनों में से 5 घटा दो, 5 घटा देंगे, 5 घटा देंगे, यहां से बनेगा 2 और बटे, यहां से बचेगा 4, तो कितना बन जाएगा, 1/2। तो पूछा क्या आ रहा है, यही आ रहा है, 1/2 ही आ रहा है, ठीक है। तो आप जैसा कहता है भिन्नों में से डायरेक्ट घटाएंगे, जवाब आ जाएगा। जवाब क्या होगा दोस्तों, पहला ही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। आपने नेचुरल नंबर जानते हैं, आप होल नंबर भी जानते हैं, आप इंटीजर को भी जानते हैं, मतलब पूर्णांक जो होते हैं प्लस माइनस जीरो के साथ, ठीक है। आप परमेय भी जानते हैं, अपरमेय भी जानते हैं, सहभाज्य भी जानते हैं, लेकिन ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, पूर्ण संख्याएं होती हैं, उसके बारे में लिख लीजिए, पूर्ण या परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग, खंडों का योग संख्या का 2 गुना होता है, संख्या का 2 गुना होता है। तो कैसी कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो मैंने कहा एग्जाम्पल ले लो जी, मैंने कहा 6 है, और 6 का पहला 1 2 3 और 6, और इनके इस गुणनखंड को जोड़ दूं तो जोड़ने पे आता है 12, ठीक है। तो ये क्या है, 6 का डबल है ना। तो ये क्या है, हमारी पहली पूर्ण संख्या है। आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपकी, ये सबसे छोटी पूर्ण संख्या, ठीक है। दूसरी, 28 को तोड़ के देखोगे तो यहां से 1 2 4 7 14 और 28, इन सबको अगर आप ऐड करोगे, सबको ऐड करने पे कितना आएगा मेरे भाई, 56 आएगा, जो 28 का कितना है, इतना है। अगली कौन सी है, 196, ऐसे ही करके चेक करते चले जाना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो संख्या के गुणनखंडों का योग क्या होगा, संख्या का दोगुना, संख्या का दोगुना गुणनखंडों का योग है, तो संख्या कैसी आपकी, पूर्ण संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है x² - 5x - 24 के रैखिक गुणनखंडों में से एक है। तो आपको गुणनखंड निकालने हैं सीधे सीधे, x² - 5x - 24, ठीक है। गुणनखंड करने का तरीका क्या है, गुणनखंड करने का तरीका है, देखो ये जो साइन है यहाँ पे, ये जो साइन है ये बताता है आपको क्या करना है, और ये जो है आपका जो ये नंबर है ये आपको तोड़ना है।
कैसे तोड़ना है कि गुणा तो 24 बने और ये बताता है क्या करना है, तो ये कह रहा है घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और घटाने पे कितना बनना चाहिए? 5। ठीक है, चलिए ऐसी क्या है, एक तो बनता है देखो 12 गुणा 2, घटाने पे 5 आएगा, नहीं आएगा तो इसलिए ये नहीं है। एक बनता है 8 तिया 24, ठीक है, अरे हाँ या ना, एक बनेगा 8 और 3 24, घटाने पे 5 है, बिल्कुल है। अब समस्या ये है कि भाई ये कह रहा है कि जो घटने पर आना चाहिए -5, तो इसका मतलब है बड़ी संख्या कैसी होनी चाहिए आपकी? माइनस की, और छोटी कैसी होनी चाहिए? प्लस की। और कैसे कर रहे हैं हम? एक्स के साथ। क्लियर है कि नहीं? ये क्या हो गया आपका? गुणनखंड। तो ये कह रहा है एक तो x -8 होगा और एक x + 3, तो ऑप्शन कौन सा सही है आपका? ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब दूसरा भी कोई ऐसा एग्जांपल ले लीजिए। चलो मैं एक और लिख देता हूं, x² + 11x और +30। ठीक है, क्लियर है? आपको इसका गुणनखंड बता रहा है, तो ये कह रहा है भैया इस 30 के ऐसे मल्टीप्लीकेशन निकालो जो गुणा में होकर 30 बनाए, 15 दूनी 30। लेकिन ये कह रहा है कि जो जोड़ है, जोड़ के कितना आना चाहिए? 11, तो 6 गुना 5, 6 पंजे 30, जुड़ जाएगा तो क्या आएगा? 11, और 11 कैसा आना चाहिए? प्लस का। ठीक है, तो प्लस का है तो डायरेक्ट प्लस ही रहने दो, है ना? तो ये क्या बन जाएगा? x + 5 और x + 6। तो ये क्या है? इसके गुणनखंड। और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा x² - 6x, ठीक है, माइनस के 16, ठीक है, इसके गुणनखंड क्या होंगे? तो मैं कहूंगा कि भाई इसमें गुणा होना, इसका गुणा तो 16 बनना चाहिए, और ये कह रहा है कैसे करके? घटा के। तो घटा करना है, तो 8 दूनी क्या होता है? 16, और कह रहा है कि भैया माइनस का आना चाहिए, और माइनस का अगर मैं कहूं ये प्लस का आना चाहिए। कैसा आना चाहिए? प्लस का। तो इसका मतलब प्लस का तभी बनेगा, ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा x + 8 और ये बन जाएगा x - 2। ठीक है, तो ये क्या होगा? गुणनखंड है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो पॉइंट है आप कर लीजिएगा। तो इसका जवाब का क्या होगा? इसका क्वेश्चन का जवाब x + 3 होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। बहुपद 8√64 की घात क्या है? 8√64 को क्या लिख सकते हैं हम? सबसे पहले 8 गुना 64 में से क्या बाहर आएगा? 8 बराबर 64। तो ये कह रहा है इसकी घात क्या है, कि घात बतानी है। क्या बतानी है? घात मतलब डिग्री। ठीक है, याद करो कभी तुमने बीएससी में पढ़ा हो कि डिग्री क्या होती है। तो किसी भी पॉलीमर की जो डिग्री होती है, बहुपद की जो घात होती है, तो जो घात होती है दोस्तों, चर की अधिकतम घात, अधिकतम घात। ठीक है, ये क्या कहलाती है? डिग्री या घात कहते हैं। डिग्री कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब बात यह है कि हमने घात का तो पता कर लिया कि जो डिग्री है, डिग्री का फंडा ये है। ठीक, पॉलीमल की। और पॉलीमल क्या होता है? पॉलीमल क्या होता है? मतलब बहुपद क्या होता है? पॉलीमल। ठीक है, पॉलिनोमियल, सॉरी, पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद। ठीक है, तो ये कहता है कि जो एल्जेब्रिक इक्वेशन है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, जो बीजगणितीय जो वो होता है, तो उन जो चर जो होता है, ठीक है, तो एल्जेब्रिक इक्वेशन के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की घात क्या हो? नॉन नेगेटिव हो। मतलब क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर होती है, तो वो क्या कहलाता है? आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपका पॉलीमल कहलाता है। ठीक है, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाता है?
आपका पॉलीमल कहलाता है। पॉलीमल में क्या होता है, जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो घात है नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब जैसे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन, तो ये क्या है आपका पॉलीमल है। ठीक है, दूसरा एक्स स्क्वायर 6/x प्लस 5, क्या ये बहुपद है, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6 और ये ऊपर जाके एक्स की पावर कैसी हो गई -1 प्लस क्या है 5, तो इसका मतलब है ये कैसी हो गई नेगेटिव। और ये कह रहा है कि भैया नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कैसी होनी चाहिए 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, रेडिकल नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट भी नहीं होनी चाहिए, रूट टाइप की, रूट टाइप नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा पॉलीमल। जैसे ये कहूं एक्स स्क्वायर प्लस 6 √x प्लस 6, तो क्या है ये पॉलीमल है, तो हम कहेंगे ये पॉलीमल नहीं है। तो ये कह रहा है जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, केवल धनात्मक इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, धनात्मक और जीरो के साथ होगा तो वो क्या कहलाएगा पॉलीमल। तो ये पॉलीमल तो है। ठीक है, क्लियर है, नोट किया, रब कर देता हूं। अब बात ये आती है कि भाई आपको क्या पता करनी है, डिग्री। जैसे मैंने ये कहा कि भाई 6x³ प्लस 5x² प्लस 7x प्लस 9, ठीक है, इसकी डिग्री क्या है। तो डिग्री जो होती है, जो वेरिएबल है उसकी अधिकतम घात क्या कहलाती है, डिग्री। इसकी अधिकतम घात क्या है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, इसकी डिग्री हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, ये क्या है वेरिएबल। ठीक है, x की पावर 3, और जो इसके साथ ये जो गुणा में बैठे होते हैं ये कहलाते हैं गुणांक। क्या कहलाते हैं, गुणांक। ठीक है, तो आपसे कहेगा x की क्यू का गुणांक कितना है, तो 6, x के स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 6। ठीक है, तो ये है इनके गुणांक। x का गुणांक कितना है, तो 10, तो ये x का गुणांक है। ठीक है, तो आपसे कहेगा कि भैया ये किसका गुणांक है, तो हम कहेंगे इसकी बगल में क्या लगा दो, x की पावर 0, तो ये x की पावर 0 का गुणांक है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब वेरिएबल की अधिकतम पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, और उसके साथ जो संख्या गुणा में होती है वो उसके क्या कहलाते हैं, गुणांक, मतलब कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो यहां से आपके पास सवाल था दोस्तों कि भाई 64 की घात क्या होगी, मतलब ये जो एक पॉलिनोमियल है, ये एक क्या बता दिया, पॉलिनोमियल बता दिया। तो पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं 64 गुणा x की पावर 0। ठीक है, क्योंकि ये 1 बन जाएगा, तो यहां पर डिग्री क्या बन जाएगी, घात क्या है 0, तो डिग्री क्या बन जाएगी 0। ठीक है, चलिए, तो यहां से तीनों बात क्लियर है। गुणांक क्या होता है, डिग्री क्या होती है, पॉलिनोमियल क्या होता है, मतलब बहुपद कैसे बनता है। तो बहुपद सबसे पहले घात कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव, मतलब घात जो है होल नंबर में होनी चाहिए। होल नंबर पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3। कैसी नहीं होनी चाहिए, 1/2 3/2, ये भी नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा, वो बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। ये कहता है 12x की क्यू 7x² 15x माइनस 127 में x स्क्वायर का गुणांक बताना है, और गुणांक कभी बता के आए, x के साथ जो संख्या गुणा में लगी होगी वही क्या कहलाएगी, गुणांक। तो क्या हो गया, गुणांक 7 था। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। चलिए, यदि x बराबर 11 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की 4 माइनस 12 की क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40। ठीक है, सवाल तो अच्छा है, आसान भी है। x की वैल्यू रखनी है, बस कितनी 11 रखो और सवाल का जवाब आ जाएगा। लेकिन क्या पेपर में इतना जल्दी कर पाओगे, है ना। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जूनियर में है 40-50 सवाल आते हैं, कैसे करेंगे। चलिए, मैं ये देखता हूं कि भाई इस संख्या में सबसे ज्यादा रिपीट क्या चीज हो रही है जो हमें आसान बना सकती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई x की पावर 4 माइनस 12 की पावर क्यूब x की क्यूब प्लस 12x² माइनस 12x और प्लस 40। ठीक है ना। तो ये क्या है, हमें इसमें 12 दिखाई दे रहा है, तो मेरा मानना है कि मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूं, और 12 से डिवाइड करने पर जो शेष यहां से बचेगा, 12 से डिवाइड करने पर वो शेष यहां से भी बचेगा, है या ना। सिंपल है, तो करिए।
12 से यहां से 0 से यहां से 0 से यहां से 0। क्लियर है ये बात? 12 इतनी 36, तो यहां से कितना बन गया 4, यहां से शेष कितना बना 4। क्या बन गया ध्यान से देखिए, x की पावर 4 प्लस 4 बटे 12 है। ठीक है, x की वैल्यू रख लीजिए, है ना। x की वैल्यू क्या है, देखो x की वैल्यू है 4, 11 है, तो रखिए इसमें 11 की पावर 4 प्लस 4 बटे क्या है 12 है, बटे 12 है। अब मैं यहां पे क्या देख रहा हूं कि ये जो 11 है इससे एक कम है, और इसकी पावर कितनी है 4, और एक -1 की पावर 4 है, तो ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। 1 प्लस 4, तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, यहां से 5 आ गया। ठीक है, अब जिस भी संख्या में 12 से भाग करने पर रिमाइंडर 5 आ जाए वही क्या होगा जवाब। मैं इसे करूं 12 से तो भाग ही नहीं जा रहा है, 12 से इसे करेंगे 4 आएगा, 12 से इसे भाग करके देखो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 12 दूनी 24, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, एक सवाल और है ऐसा, उसे और करिए, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। ये वाला, ये कह रहा है x बराबर 14 है तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, 15 दिखाई दे रहा है, तो आप 15 से डिवाइड लगा दीजिए, है ना। 0 0 0 रिमाइंडर, तो आपका क्या बच गया, x की पावर 4 प्लस 40 बटे 15 है ना। अब ये कह रहा है x की पावर क्या है 14 है, तो x की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 की पावर 4 प्लस 40 बटे 15, और ये इससे कितना कम है, एक कम है, और एक की पावर 4 है तो प्लस का एक ही बनेगा, तो कितना बन गया 41 बटे 15, 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर कितना आ गया 11। ठीक है, रिमाइंडर दोस्तों कितना आ गया 11। अगर 15 से इसमें भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए 11, तो 15 से भाग लगाने पर रिमाइंडर इसमें कितना बनेगा 11 बनेगा, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये तो सॉल्व कर रखा है। चलिए, बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है कि भैया ये एक रेखा है पूरी, और रेखा का जो पूरी सीधी रेखा जो होती है स्ट्रेट लाइन पे जो कोण होता है वो 180 होता है। ठीक है, तो इन सभी कोणों को जोड़ दो, x प्लस एक्स 2x प्लस के 15 और 15 45 60 30 90। ठीक है, इसकल टू कितना हो गया 180, 2x बराबर, इसे यहां से घटाओगे 180 में से 90 घटा दोगे तो 90 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आप निकाल दोगे 90 बटे 2 बराबर 45। ठीक है, तो कितना डिग्री का कोण बनेगा, x की वैल्यू आ जाएगी 45। सही है, एक सवाल और है ऐसा। ठीक है, एक सवाल और है ऐसा, वो भी सॉल्यूशन ही है। ठीक है, चलिए इसमें आपको दो बातें समझनी है। जब कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है जी, ये बहुत छोटी सी बात है, आप बहुत 9वीं में भी पढ़ा होगा, 10वीं में भी पढ़ा होगा, तो इसमें ज्यादा टफ बात नहीं थी। जैसे मैंने कहा ये दो रेखाएं हैं एक दूसरे को काट रही हैं, ये ए बी सी और डी ये कोण है, तो मैं कहूंगा कोण ए किसके बराबर हो जाएगा साथी, तो कोण ए बराबर, इसके विपरीत कोण आपस में बराबर है, कोण ए बराबर कोण सी, और कोण बी बराबर कोण डी। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, इनका वैल्यू हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि भैया यहां से x का मान बताना है आपको, तो बड़ा आसान है, x प्लस 40 की वैल्यू, x प्लस 40 की वैल्यू कितनी है 120, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 में से 40 घटा दो 80, कितना हो जाएगा 80, तो ऑप्शन कौन सा सही है 80 वाला। ठीक है,
ये कह रहा है कोण 1 की वैल्यू 50 है, कोण 4 की वैल्यू 40 है, तो आपको कोण 2 और कोण 3 बताना है। तो मैंने कहा है विपरीत कोणों का योग कितना होता है, बराबर। तो अगर 1 40 है तो 3 भी कितना होगा, सॉरी 1 50 है तो 3 भी 50 और 4 40 है तो ये भी 2 भी 40 होगा। 2 और 3 का मान 40 और 50 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। 1515 के विशिष्ट अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड पूछा है, सीधे सीधे सॉल्व कीजिएगा। 1515, ठीक है। तो क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर लो, बड़ा आसान हो जाएगा। 5 या 15, 0 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 5 या 15, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 0 0 1। अब इसे 11 से गुणा कर दो, 11 निम्न 99 और 11 एकम 11, 7 से कट जाएगा शायद, 13 सत्ते 91 और 13 से भाग लगाओगे 1। ना तो ये एक अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो इस प्रकार से आपके पास गुणनखंडों की संख्या 1 2 3 4 5। तो इस प्रकार से आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो आज के हमारे जो प्रश्नों का जो सिलसिला था वो यही तक का। अब यहां से आगे जो प्रश्नों की संख्या आएगी वो थोड़ा और देखते हैं, थोड़ा मॉडरेट करेंगे, थोड़ा आसान बनाएंगे। तो फिर कल मिलते हैं आपको ऐसे ही प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।